हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें हम क्लास 9th के फिजिक्स में चैप्टर मोशन की बात करने वाले हैं। इसके सारे की पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करवा दूंगा इस वीडियो में। मोशन होता क्या है, जैसे कि आपने उदाहरण के लिए समझते हैं, उड़ते हुए बर्ड्स देखे होंगे, है ना। पतंग उड़ते हुए देखी है आपने, गाड़ी को मूव करता देखा है आपने, मतलब गाड़ियाँ चलते हुए, बहुत सारे जीव जंतु चलते हुए, या बहुत सारी चीज़ें आपने इस प्रकृति में, इस नेचर में ऐसी देखी है जो कि मूव कर रही होती है, और बहुत सारी चीज़ें रेस्ट में होती है। तो मोशन कब कहेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहेंगे जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही हो, है ना। तब उसको हम क्या कहेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। मान लीजिए कोई, ये हमने एक नंबर लाइन कंसीडर कर ली, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ से 0 से 5 तक गया, तो ये मोशन में कहलाएगा जब यहाँ से चलता हुआ जाएगा। तो ठीक है, जब यहाँ ही रुका हुआ था तो ये क्या था, रेस्ट में था। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है वो मोशन में कहलाएगा कब, जब वो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन में चेंज ला रहा होगा। अब जब हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो इसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेने की ज़रूरत होती है। रेफरेंस पॉइंट किस लिए, क्योंकि मोशन हमारा एक रिलेटिव होता है। रेफरेंस पॉइंट की क्या ज़रूरत है, देखिए इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आप बस में सफ़र कर रहे होते हैं, तो अगर एक व्यक्ति बाहर से उस बस को देख रहा है जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं, उसको आप कैसे दिख रहे हैं, मोशन में। लेकिन आपके साथ सामने बैठा हुआ व्यक्ति, उसको क्या दिखेगा, वो भी मोशन में दिखेगा। आप आमने सामने दो लोग बैठे हुए हैं, आप दोनों मोशन में दिख रहे हैं उसको, दो चेयर्स पे, दो सीट्स वहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, आप सामने वाले को देख रहे हैं तो वो कैसे दिखेगा, वो रेस्ट में दिखेगा, है ना। अरे गाड़ी में चलते हैं तो तब हमको नहीं लगता है कि हमारा सामने वाला तो स्थिर ही है, रुका हुआ ही है, रेस्ट में। लेकिन दूसरी पेड़ पौधे बाहर के वो मूव करते हुए लगते हैं, लेकिन मूव हम कर रहे होते हैं, वो नहीं। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। इसका मतलब मोशन रिलेटिव है, ठीक है। मोशन रिलेटिव है, वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है कि हमें ये पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस लिए मूव कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा मोशन को आपको इस तरीके से समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझ में आए। यहाँ से चला व्यक्ति, ये 0 मान लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये किलोमीटर कंसीडर कर लेते हैं अपन, है ना, किलोमीटर है सारे। तो 0 से चल के वो 4 किलोमीटर तक आया, चल रहा था, यहाँ तक आया। उसने टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया, कितनी दूरी चला वो, तो ये 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर आपकी क्या हो गई, डिस्टेंस। टोटल पाथ जितना कवर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ, है ना, ट्रेवल करने में या अपनी पोजीशन को चेंज करने में, वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, चलिए पहले तो हम मोशन की लिख लेते हैं। मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion when its position change with time। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाएगा जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ में चेंज हो रही है, ऑलराइट। और मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। अच्छा, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखने की बात हो रही थी हमारी, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द टोटल पाथ covered by an object is said to be
the distance traveled by it. The total path covered by an object is said to be the distance traveled by it. डिस्टेंस क्या होगी? जो टोटल पाथ ट्रेवल करेगा. मान लीजिए यहाँ पे ये 0 से 4 किलोमीटर तक आने में 4 किलोमीटर तय किया, और ये जो दूरी, ये डिस्टेंस है ना, ये जो पाथ है, ये हमारी डिस्टेंस या दूरी कहलाएगी. अच्छा, डिस्टेंस के साथ साथ एक और चीज़, एक और वर्ड सुनने में आता है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा ऐसे समझते हैं इसको. कोई ऑब्जेक्ट जहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के 3 रास्ते ले रहा है. मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. 3 रास्तों से होते हुए वो ए से बी तक जा रहा है. अब मैं आपसे पूछूं सबसे लंबा वाला रास्ता कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर 3 होगा, क्योंकि हम बहुत इसमें पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा चलनी पड़ रही है. और सबसे छोटे रास्ते की अगर मैं बात करूं ए और बी के बीच की, तो वो कौन सा होगा? एग्जैक्टली दूसरा वाला होगा, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट है. अच्छा, ये वाला रास्ता भी थोड़ा सा कम है, लेकिन इससे ज़्यादा है. तो 2 बिंदुओं के या 2 पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. राइट? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. समझ में आ रही है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ाते हैं. यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है समझिए. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चल रहा है. वो ए से बी तक जाने में इस पॉइंट ओ पे जाके रुक गया. मतलब ये मान लो 2 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर चला. फिर यहाँ से फिर 2 किलोमीटर पी तक चला. फिर यहाँ से 2 किलोमीटर क्यू तक चला. यहाँ से 2 किलोमीटर आर तक चला. यहाँ से फिर 2 किलोमीटर बी तक चला. इस तरीके से वो बी तक पहुँच गया. कोई भी ऑब्जेक्ट, अच्छा ये 2 किलोमीटर चलने में उसने मान लीजिए कितना बताएं, हाफ आवर, आधा घंटे का समय लिया ए से ओ तक जाने में. ये हाफ आवर उसने लिया यहाँ पे जाने में, है ना. ऐसे ही हाफ आवर यहाँ पे लिया. सारे में इसने सेम टाइम लिया 2-2 किलोमीटर चलने में. तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जैसी डिस्टेंस और एक जैसा टाइम साथ में लेके चल रहा है, मतलब कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, बिल्कुल सेम डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम के सेम टाइम इंटरवल में सेम की सेम डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है, तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा. क्या होगी इसकी डेफिनेशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distances, मतलब बहुत सारी डिस्टेंस की बात हो रही, इन इक्वल
जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस जो मोशन है उस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है इतना बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक ही चल रहा है, वो टुकड़े टुकड़ों में जा रहा है, मैंने छोटे छोटे से इंटरवल ले लिए। ऐसा कैसे समझ रहे हैं इसको कि डिस्टेंस 2 किलोमीटर चल रहा है लेकिन टाइम 3 घंटे ले रहा है। फिर यहाँ पे 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे 3 घंटे का टाइम लिया। यहाँ 4 किलोमीटर चला, यहाँ पे 3 घंटे का टाइम लिया। इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं रखेगा, ये डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन इंटरवल जो रहेगा, टाइम इंटरवल, वो सेम रहेगा। मोशन कब नॉन यूनिफॉर्म होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal when an object cover unequal distances in equal interval of time, तब इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। एवरेज स्पीड की बात करते हैं नेक्स्ट। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जितनी भी, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ए पॉइंट से है, बी तक जा रहा है, ऐसे गया, फिर 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 यहाँ पे आके बी पे पहुँच गया। इतना ठीक है, इतना इतना ऐसे ऐसे। तो ये जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो सारा डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। अरे हम कहते हैं ना, हम देवास गए तो 45 की स्पीड से गए, एक एवरेज स्पीड बता दी, लेकिन कहीं तो हमारी गाड़ी 50 पे होगी, कहीं हमारी गाड़ी 60 पे होगी, कहीं हमारी गाड़ी 20 पे भी हुई होगी, कहीं हमारी गाड़ी 0 स्पीड पे भी हुई होगी ना, रुक गई होगी, कहीं ब्रेक भी लगाने पड़े होंगे बहुत जोर, उससे कभी कोई सामने आ गया हो तो एवरेज स्पीड कब निकालते हैं या कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस जितनी भी है वो ले ली अपॉन टोटल टाइम कितना लगा जाने में, उसका डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या निकल जाएगी, एवरेज स्पीड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखे, चलिए। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, the average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken। राइट, एवरेज स्पीड क्या होगी कि, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात क्यों करी, थोड़ा सा समझते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों लिया, मैं इसकी बात कर रहा था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसलिए लिया कि अगर मोशन यूनिफॉर्म होता तो जो एवरेज है वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती, आपकी स्पीड ही एवरेज स्पीड होती।
बात समझ रहे हो, जिस स्पीड से जा रहा होता वही एवरेज स्पीड होती, और नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्पीड अलग अलग हो चुकी होगी, जिसमें कि टाइम अलग अलग नहीं से, टाइम तो सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था पहले, ये x1 पोजीशन है, इस b पोजीशन तक आया, x2 उसने चेंज करा इस x1 से x2 में, यहाँ पे टाइम t1 था उसका, यहाँ पे टाइम t2 तक में वो पहुँचा। तो वेलोसिटी को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, किसमें चेंज हुआ, पोजीशन में, किसके साथ में, टाइम के साथ में, टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में जो चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, वेलोसिटी को इस तरीके से भी लिखते हैं dx अपॉन dt, चेंज इन टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप x अपॉन t, मतलब ये टोटल आपका चेंज आ गया किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, और टोटल टाइम आ गया इसका वेलोसिटी का। हाँ, वेलोसिटी को आप क्या वेक्टर या स्केलर क्या बोलते हो, कौन सी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है कि वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये सब आपको बहुत आगे तक 11th में पढ़ने को मिलेगा, और कुछ चीज़ें अगर अपने जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें सॉल्व करने को मिलेगी तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। अभी सिर्फ हम डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और t इस इनिशियल से फाइनल तक जाने में टाइम टेकन, कितना टाइम उसने लिया। ऑलराइट, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं आप, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आ रहा है क्या इतना समझ में, क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप इसकी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called acceleration। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो आपका जो मोशन वाला चैप्टर है ये बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। इसके साथ साथ आपको सारी की सारी चीज़ें, इसके एग्जांपल्स, इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो जो आपके बोर्ड में नहीं, 9 तो अपना बोर्ड है ही नहीं, जो आपके मेन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस रहेंगे उस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।